तो डेमोग्राफिक कंडीशन कॉलोनियल रूल के वक्त क्या थी? हाई बर्थ रेट, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा पैदा होते थे। रीजन ये था कि अगर 5 बच्चे पैदा हुए तो 2-3 तो मर ही जाएंगे, ठीक है, इसलिए हाई बर्थ रेट रखा जाता था। हाई बर्थ रेट यानी बॉर्न हर 1000 पे कितने जने बॉर्न हो रहे हैं। तो इंडिया में उस वक्त कंडीशन थी 48 की। और हाई डेथ रेट थी, मरते भी बहुत ज्यादा थे, यानी हर 1000 पे कितने लोगों की डेथ हो रही है, तो उस वक्त डेथ होती थी 40 लोगों की। हर 1000 पे 48 बच्चे पैदा हो रहे और 40 तो मर ही जाते थे। तो आप खुद सोचिए, डिफरेंस बहुत कम ही था, बहुत कम जने ही बच पाते थे। सही है। इसके अलावा लो लिटरेसी रेट, ओवरऑल तो हमारी जो लिटरेसी रेट थी वो 16% से भी कम थी, और फीमेल की तो एकदम ही बहुत कम, 7% के आसपास। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज थी, डॉक्टर्स वगैरह बहुत कम थे, और पब्लिक हॉस्पिटल्स बहुत कम थे। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है बच्चे 1 साल तक पैदा होने के बाद 1 साल तक कितने जी पाते हैं, मतलब 1 साल तक की एज कितने जने निकाल पाते हैं, उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो न्यूबॉर्न बेबीज डेथ है ये पर 1000 में, बिफोर 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल की पहले के एज से। तो ब्रिटिश रूल में हमारी थी 1000 में से 218 बच्चे तो पैदा होते ही मर जाते थे 1 साल के अंदर ही। सोचो 22% होता है लगभग, बच्चे मर जाते थे। जबकि 2011 में आज की डेट में अगर हम देखें, जो भी लेटेस्ट हमारे पास सेंसस अवेलेबल है, 2021 में तो नया आ जाएगा, 44 जने ही मरते हैं 1 साल के अंदर। यानी देखो, पहले 218 यानी लगभग 22%, और अब 44 यानी लगभग 4.5% बच्चे ही मरते हैं। तो काफी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे कंट्रोल आया है। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो एवरेज एज को ही कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ब्रिटिश रूल के दौरान हमारी ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर थी, और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 65.5 ईयर्स थी, और अभी तो और अच्छी इंप्रूव हो जाएगी क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज हमारी बढ़ी है। वाइड से स्प्रेड पॉवर्टी बहुत ज्यादा फैली हुई थी। पीपल जो थे बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड थे। एग्रीकल्चर हमारी बरसातों पे यानी मानसून पे बेस्ड थी, और मानसून जो है कभी कांस्टेंट नहीं रहा, यानी रेन अगर ज्यादा हो गई तो क्रॉप ज्यादा हो जाती थी, रेन अगर कम हो गई तो क्रॉप कम हो जाती थी, तो अकाल पड़ जाता था, लोगों की कमाइयां नहीं होती थी, तो गरीबी तो फैलनी है। तो हम जो थे बेसिकली किस्मत पे यानी मानसून पे भी डिपेंडेंट थे। मानसून कैसा होगा वो हम कभी प्रेडिक्ट कर नहीं सकते। देन आते हैं अपन इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इंफ्रास्ट्रक्चर में अपन देखिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन एम क्या था? टू सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। बेसिकली इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर जमाया ही वो था जिससे कि हमारा कॉलोनियल काम हो जाए, इंडिया में हमें काम करने में आसानी रहे। जैसे रोड्स, फॉर मोबिलाइजिंग द आर्मी, आर्मी को एक जगह से दूसरी, भाई अंग्रेज जो आर्मी है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो रोड्स चाहिए। शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल पूरे इंडिया से कलेक्ट करके पोर्ट्स तक पहुंचाते थे, तो वहां तक की रोड चाहिए। शॉर्टेज ऑफ ऑल वेदर रोड, गांव में तो उन्होंने ऑल वेदर रोड बना ही नहीं किया। ऑल वेदर रोड का मतलब जो 12 महीने चल सके, बरसातों में तो खराब हो जाती थी, तो ऑल वेदर रोड बहुत ही कम थी। विलेज में तो एकदम ही शॉर्टेज थी, तो रोड्स का हाल तो बेकार था। केवल अपनी आर्मी की शिफ्टिंग और रॉ मटेरियल की शिफ्टिंग के लिए उन्होंने ऑल वेदर रोड्स बनाई थी। रेलवे की बात करें तो रेलवे जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई थी 1850 में, काफी साल पहले, और फर्स्ट रेल 16 अप्रैल 1853 मुंबई टू थाना चली थी, और ये 16 किलोमीटर की डिस्टेंस इन्होंने कवर की थी। और ये 1853, सोचिए आप, लगभग 150 साल पहले इंडिया में रेलवे इंट्रोड्यूस की जा सकी थी। रेलवे ब्रोक जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स, यानी रेलवे से राजस्थान का आदमी बंगाल, राजस्थान का आदमी मुंबई, राजस्थान का आदमी असम, कहीं भी इजीली जा सकता था, यानी जियोग्राफिकल बैरियर्स टूट गए। और जब राजस्थान का आदमी जा रहा है बंगाल में तो वो वहां के कल्चर के साथ घुलेगा मिलेगा, और इस तरह से कल्चरल बैरियर्स भी टूट गए। प्रोमोटेड नेशनल इंटीग्रेशन, इससे पूरे नेशन की भावना ही, क्योंकि अब आप पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, प्रोडक्ट जहां पैदा होता था पहले कहीं भेजने की व्यवस्था ही नहीं थी, रेलवे होने से वो एक जगह से दूसरी जगह, पंजाब में जो अनाज पैदा हो रहा है वो मुंबई में इजीली भेजा जा सकता था। इसलिए अब लोग ज्यादा उगाने लग गए, क्योंकि ज्यादा उगाकर वो मुंबई में जाके बेचेंगे, तो इससे कमर्शियलाइजेशन हो गया किसका? एग्रीकल्चर का। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो टाटा ने एयरलाइंस बनाई थी 1932 में, और उसके बाद वही इंडियन एयरलाइंस बन गई थी, एयर इंडिया। ठीक है, तो इसलिए इसमें तो कोई खास डेवलपमेंट उनकी तरफ से नहीं था। कम्युनिकेशन की बात करें तो पोस्टल सिस्टम इंडिया का सबसे पुराने सिस्टम में से है, सबसे बड़े सिस्टम में से है, और ये ब्रिटिशर्स ने एप्लीकेबल किया था 1837 में। फर्स्ट टेलीग्राफी जो लाइन थी 1857 में पढ़ चुके थी, लेकिन पर्पस क्या था? मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए उन्होंने ये सब सुविधाएं अंग्रेजों ने बनाई थी।
तो रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सर क्या रीजन था कि अंग्रेजों ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया? सीधी सी बात है, अपनी आर्मी के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए। इंडिया के लोगों का भला करना उनका पर्पस नहीं था। तो ये क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का बनता है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, कि सर चलो ब्रिटिश बहुत बुरे थे, सब चीजें थी, लेकिन कुछ फायदा क्या कंट्री को हुआ? कहाँ कुछ हुआ, जैसा सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। जैसे उन्होंने हमें ये सिखाया कि आप है ना खुद के लिए ना उगाएं, बेचने के लिए भी उगाएं, इससे प्रोडक्शन ज्यादा हुआ और हमारे यहाँ ज्यादा व्हीट एंड राइस उगने लग गए। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोड एंड रेलवे बनाए तो उन्होंने खैर अपने लिए ही थे, लेकिन काम तो हमारे भी आ रहे थे। अब ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो चेक ऑन फेमाइन, भुखमरी वगैरह पे हमने कंट्रोल कर लिया। और शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, पहले हम बार्टर सिस्टम पे चलते थे। बार्टर सिस्टम का मतलब एक्सचेंज सिस्टम, यानी कमोडिटी वर्सेस कमोडिटी। लेकिन जब उन्होंने हम लोगों को सिखाया कि नहीं तुम बेचो भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, तो फिर हम मॉनेटरी सिस्टम पे शिफ्ट हो गए। तो पहले हम बार्टर सिस्टम पे थे, फिर हम मॉनेटरी सिस्टम पे हो गए कि अब तो हम चीजें बेचेंगे, बदले में मनी लेंगे। पहले हम कमोडिटी वर्सेस कमोडिटी पे चलते थे। तो ये भी अंग्रेजों ने हमें सिखाया। और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो अंग्रेजों ने बनाया था कि हाँ भाई ये कलेक्टर होगा, डिप्टी कलेक्टर होगा, एसडीएम होगा, आईएएस ऑफिसर होंगे, आरएएस ऑफिसर होंगे, अलग अलग टाइप के सेक्रेटरी होंगे, ये सब सिस्टम उन्होंने हमें सिखाए। तो हम भी आज भी उसका यूज हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कर रहे हैं। तो दीज आर द सम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल। तो ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर अपन देख रहे हैं कि मैंने आपको ओवरऑल चैप्टर पूरा समझा दिया है। अब आप इसको नोट्स में से अच्छे से एक बार रिवाइज करिए और देन किसी रिफ्रेशर्स में से जहां क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग में इस चैप्टर की चीजें दे रखी हो, एक रीडिंग कर ले। यानी कुल मिला के 3 स्टेप में आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। पहला, जो आप मेरे साथ ये वीडियो देख रहे हैं, दूसरा आप नोट्स को पढ़ें, और तीसरा आप किसी रिफ्रेशर में से पढ़ें। 3 बार करने से आपका 100% तैयार हो जाएगा। ओके, थैंक यू।